हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीबीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ सॉल्व्ड स्टडी गाइड और एग्जाम क्विक रेफरेंस। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अंदर 8 मार्कर, 12 मार्कर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब तैयार किए गए हैं। साथ ही में किस तरीके से आपको आंसर लिखना है वो भी मैं शो करूंगा इसके अंदर। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, बट क्या है कि ऑलरेडी मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँ जल्द से जल्द। तो गाइज आइए फटाफट देखते हैं वीडियो को। यूनिट 1 है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द वेरियस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पर इकोनॉमिक्स क्या है और उसको आपको अलग अलग राइटर के डेफिनेशन के थ्रू समझाना है। तो देखिए, इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जिसका संबंध प्रोडक्शन करने से है, माल को बांटने से है, कंज्यूम करने से और सर्विस प्रोवाइड करने से है। ये स्टडी करता है कि कैसे इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट या कोई देश अपनी चॉइसेस बनाता है, उसको अलोकेट करता है अपने स्केयर रिसोर्सेज से। देखिए, सबके पास साधन लिमिटेड होते हैं और वांट अनलिमिटेड होते हैं, तो सही तरीके से यूटिलाइज करना इकोनॉमिक्स बताता है। अब मैंने आपको बोला था अलग अलग लोगों की डेफिनेशन है, तो यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ। पहले एडम स्मिथ है, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग उन्होंने एक बुक लिखी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सिंपली भाषा में पूरा इनका फोकस था स्ट्रिक्टली ऑन जनरेशन, एक्यूमुलेशन एंड एक्सपांशन ऑफ मटेरियल वेल्थ, यानी वेल्थ से संबंधित है इनका। आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी राइटर्स हैं, जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल, इनकी वेलफेयर डेफिनेशन है, स्मिथ की वेल्थ डेफिनेशन है, रॉबिन्सन की स्केयरसिटी है और पॉल सेमिल्सन की ग्रोथ है। तो ये बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। अगला है, डिस्क्राइब द स्कोप एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक कैरेक्टर होता है, प्रेगमेटिक होता है, नॉर्मेटिव अप्रोच होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। आप ये पॉइंट वाइज याद कर लेना और आप धीरे धीरे इनको बाद में भी डिस्क्राइब कर सकते हो। इनका स्कोप भी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द इकोनॉमिक थॉट ऑफ आचार्य कौटिल्य। तो कौटिल्य जिसे जानते हो आप, चाणक्य, ये ऑथर्ड हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, आप जानते हैं। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ एंशंट इंडियन इकोनॉमिक्स। ये पुराने भारतीय जो भी इकोनॉमिक्स था, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब इनके अर्थशास्त्र में मिलता है। तो अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब तो वैसे वेल्थ होता है और शास्त्र का मतलब होता है साइंस। तो अर्थशास्त्र को हम बोल सकते हैं साइंस ऑफ वेल्थ या साइंस ऑफ अक्वायरिंग एंड मैनेजिंग मटेरियल वेल्थ फॉर स्टेट प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाता है, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया। तो पहले आपको एंशंट एरा लिखना है, फिर मेडिवल एरा लिखना है, कॉलोनियल पीरियड वगैरह लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है। यूनिट 2 पे हम आ जाते हैं। यूनिट 2 है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है और उसके विशेषता बताना है। तो इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्डिंग प्लानिंग बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का संबंध ये होता है कि इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस की प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ देना, ताकि डिसीजन लेने में भी आसानी हो और प्लानिंग बनाने में भी आसानी हो। अब अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो वही मैक्रो इकोनॉमिक, प्रेगमेटिव, नॉर्मेटिव, कंसेप्चुअल, गोल ओरिएंटेड, वही कॉमन पॉइंट है। इसके बाद डिस्कस द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन डिटेल। क्या स्कोप है, इंटरनल है यानी ऑपरेशनल इशू है माइक्रो लेवल पे, या फिर एक्सटर्नल है मैक्रो लेवल पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है, व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। आपको बताना है कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का बिजनेस के डिसीजन मेकिंग पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो उसमें मैंने सेल्स एंड डिमांड फॉरकास्ट करना, कॉस्ट को एनालिसिस करना और कंट्रोल करना, मार्केट इंटेलिजेंस और कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स को लेकर आना, इस तरीके से और भी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाना। यूनिट 3 है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। देखिए, इसका डिफरेंस कर लेना और इन दोनों के पॉइंट्स अच्छे से कर लेना, बिल्कुल छपेगा ही पेपर में क्वेश्चन।
एक्सप्लेन द मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिल्कुल आने के चांस हैं। इनका मतलब होता है मूविंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ये पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। ठीक है, इंडक्टिव मेथड मैंने बहुत अच्छे से लिख रखी है, डीमेरिट्स मेरिट्स सब लिख के रखें। अब आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का डिफरेंस भी याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिडक्टिव जो है वो जर्नल से पर्टिकुलर पे जाती है और ये पर्टिकुलर से जनरल पे जाती है। ये टॉप टू डाउन होती है, ये बॉटम टू अप होती है। ये रिलाई ऑन द फंडामेंटल अजम्पशन, ये फंडामेंटल अजम्पशन पे रिलाई करते हैं और ये डाटा वगैरह पे रिलाई करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करके रखना है, इनको कर लेना इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन भी इंडक्टिव डिडक्टिव से ही है कि दोनों ही इकोनॉमिक स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? ये 3 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा जिसमें आपसे इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही पूछेंगे। इसके बाद भी अगर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट है डिमांड एंड फोरकास्टिंग। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स मेजर एक्सेप्शंस। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हेन अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, इसी को सेटिरस पेरिबस भी कहते हैं। यानी अन्य बातें समान रहने पे अगर प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी में भी वैसे चेंज आएगा। यानी अगर किसी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड उसकी गिर जाएगी, और किसी चीज़ की प्राइस अगर गिर रही है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी इनका मतलब ये है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होता है? इन्वर्स। जब अन्य बातें समान रहे, मतलब कस्टमर की कंज्यूमर की इनकम वगैरह सेम रहे, टेस्ट प्रेफरेंसेस वगैरह सेम रहे, सिर्फ प्राइस चेंज हो तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। गिफन गुड्स इसके एक्सेप्शन है, वेबलिन गुड्स इसके एक्सेप्शन है। इसके अलावा स्पेक्यूलेटिव गुड्स हो गया, इग्नोरेंस फैक्ट हो गया, इमरजेंसी वगैरह हो गया। ये कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पर गुड्स के प्राइस बढ़े तब भी इंसान खरीद लेता है, या फिर बहुत कम हो तब भी नहीं खरीदता। तो ये कुछ एक्सेप्शन वाली चीज़ें जो याद रखना है। इसके अलावा आपको डिमांड क्या है और इसके फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, किन किन बातों का डिमांड पर असर पड़ता है। तो डिमांड का मतलब क्या होता है बेटा? जब आपके पास डिज़ायर भी है, मीन्स भी है, विलिंगनेस भी है कोई चीज़ खरीदने के लिए, और आप उसी टाइम पे और उसी पॉइंट पे खरीदने को तैयार हो, तो उसको बोलते हैं डिमांड। जैसे कि अगर आज मुझे आईफोन खरीदना और मेरे पास 1 लाख रुपए रखे हैं और मैं 1 लाख रुपए आईफोन के लिए खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार भी हूँ, और मैं अब भी जाके खरीदने ही वाला हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मार्केट में आईफोन की डिमांड है, क्योंकि डिज़ायर भी चाहिए, मीन्स भी चाहिए, विलिंगनेस भी चाहिए, और अभी उसको खर्च करने की इच्छा भी होना चाहिए। अब क्या क्या बातें डिमांड पे असर करती है? देखिए काफ़ी इजी पॉइंट है ये तो। पहला, जो सामान खरीदना है मुझे आईफोन, उसकी प्राइस का असर पड़ेगा मेरी डिमांड पे। आईफोन के अलावा मार्केट में और कौन कौन से जो है सब्सिट्यूट मेरे पास है अवेलेबल, कि मैं आईफोन के बदले सैमसंग ले सकता हूँ या दूसरे फ़ोन ले सकता हूँ। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर मैं आईफोन खरीदूंगा तो साथ में चार्जर खरीदना पड़ेगा कि क्या खरीदना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा। मेरी इनकम कितनी है, मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस क्या क्या है, डेमोग्राफिकल फैक्टर यानी कि एज स्ट्रक्चर क्या है, साइज़ वगैरह क्या है, पॉपुलेशन वगैरह कैसी मार्केट की, ये सारी बातें भी ध्यान रखना पड़ती है मार्केट में डिमांड को डिसाइड करते वक्त। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्कस वेरियस टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अब डिमांड को फोरकास्ट करना पड़ता है पहले से। देखो कोई भी बिजनेसमैन हो तो वो एंड टाइम का वेट नहीं करता, वो पहले से फोरकास्ट करता है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होने वाली है। तो उसके लिए सर्वे मेथड भी होती है, स्टैटिकल मेथड भी होती है। सर्वे मेथड जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है, और स्टैटिकल मेथड जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड होती है। तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अब यूनिट 5 पे आ गए, लास्ट यूनिट पे, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो पहले तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है और इसमें प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे नंबर के बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, सबके पास एक जैसा प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री एग्जिट होती है, सभी को मार्केट का पूरा नॉलेज होता है, और सबके पास प्राइस सेम होती है। इसलिए फर्म होती है यहाँ पर प्राइस टेकर, जो सब प्राइस रखेंगे आपको भी वही प्राइस रखना पड़ेगी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सभी के पास सेम प्रोडक्ट है। इसका फिर अलग होता है मोनोपोली। डिस्कस द प्राइस डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली। तो मोनोपोली क्या है? जहाँ पर सिंगल सेलर है, बेचने वाला एक है, वो खरीदने वाले बहुत सारे हैं, मार्केट में कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है,
कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि किसी के पास भी उस मार्केट में इंटर होने के लिए सामान ही नहीं है। तो यहाँ पर जो फर्म होती है वो होती है प्राइस मेकर, वो अपने हिसाब से प्राइस बनाती है। इसमें एम आर इक्वल टू एम सी होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और मोनोपोली में कोई भी इंसान को एंट्री अलाउ नहीं होती है। ठीक है, अब प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंस भी देके रखा है। प्योर कंपटीशन नैरो कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट कंपटीशन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें लार्ज बायर, होमोजीनियस, फ्री एंट्री एग्जिट, और इसमें सारी चीज़ें ये तो होती है, साथ में मार्केट एजम्पशन भी होते हैं। एडिशनल एजम्पशन इसमें नहीं होते, इधर होते हैं। ये कुछ बातों को ध्यान रखना है आपको। तो गाइज ये थे आपकी क्विक टिप्स, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि नेक्स्ट बीबीए वालों का जो भी पेपर होगा मैं उसका वीडियो कल ही डाल दूंगा। आप प्लीज़ मुझे आपका जो भी सब्जेक्ट है वो कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही में मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट में और बीबीए की प्लेलिस्ट में आपके लिए पूरे एग्ज़ाम के पेपर लास्ट तक की वीडियो पहले से ही डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर अपनी वीडियो देखकर तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सिलेबस भी एनईपी का है जो आपके सिलेबस से हूबहू मैच खाता है। तो आप वो वीडियो से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने उन वीडियोज़ में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ऑल द बेस्ट।